हाँ, देखिए आज हम लोग एक विशेष सत्र के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग का 2 सालों का साथ का रहना, शिक्षण देना, आपके संवेदनाओं और भावनाओं से जुड़ना, आपके समस्याओं से रूबरू होना, इससे परिचित हुए और साथ ही साथ आप लोग का कोऑपरेशन और सहयोग भी भरपूर रहा। तो 2 वर्षों ये सत्र 19-20 और 20-21 सेवाश्रम के शिक्षकों का जो टीम है पूरी अपनी समर्पण के साथ आप लोगों को 2 वर्ष पठन पाठन कार्य अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पढ़ाने का काम किए। हम लोग कोशिश भी किए कि आप लोग का कोई क्लास घंटी जो है वो लीजर ना जाए। तो इस दृष्टि से 2 वर्षों का समय जो होता है आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आपके जब आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो खुशियों का माहौल रहता है और जब आप विदा लेते हैं, जाते हैं, तो चूँकि गम का माहौल, दुखी का माहौल रहता है, ठीक ना। तो चूँकि उदासी का भी माहौल रहता है, क्योंकि प्रकृति का तो यही नियम है, मिलना बिछुड़ना, है कि नहीं। तो इसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बदमाश होने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे फूलों का मुकद्दर होता है कि डाली से टूटना, उसी तरह आप लोग भी हम लोगों से एक बार मिलन हुआ, फिर आज छोड़ रहे हैं, छोड़ के जाएंगे। फिर दोबारा हाई स्कूल की कक्षाएं आपकी नहीं चलेगी, जो चल चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। फिर भी चूँकि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसी सत्र में ही कोविड-19 महामारी का भी प्रकोप आया, जिसके चलते 3-4 महीना बाधित रहा, क्लास नहीं चला। क्योंकि जीवन का प्रश्न हो गया कि जीवन के लिए सब कुछ ही किया जाता है और शिक्षा चूँकि खतरे में जीवन को डालकर नहीं दी जाती है, तो इसलिए कोविड के चलते विद्यालय भी बंद रहा, घर से निकलना भी बंद रहा था सब लोगों का। तो उस स्थिति में वैसा निर्देश था, अपने को बचाने के लिए बंद रहा। फिर भी सेवाश्रम के जो शिक्षकगण हैं हाई स्कूल के, जितना समय मिला उतना समय में ही अपनी कोर्स सिलेबस को ख़त्म करने, समाप्त करने का कोशिश किए। हालांकि उतनी विस्तार से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी सब कोर्स टेकअप हुआ। अब ये कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि हमको ये चीज़ नहीं पढ़ाया, ठीक ना। करीब करीब आप लोग भी देखते होंगे सब चीज़, सब विषयों का क्लास चला है और जितना सिलेबस है उसको पूरा करने का कोशिश किए हैं। शिक्षकों का समर्पण ही ये है कि कम समय में पूरा कोर्स को पूरा किए हैं। तो अब प्रश्न ये है, यहाँ सफलता की बात होती है कि जीवन में सफलता कैसे मिलेगा। आप लोग यहाँ सब लोग आए हैं कुछ सीखने के लिए भी। आपके माता पिता के कुछ आकांक्षाएं हैं, सपना है, स्वप्न है, उसको पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही साथ शिक्षकों का भी आपके साथ जो भावनाएं जुड़ गई है, तो शिक्षकों का भी सामान आप ही के हाथ में है। क्योंकि विद्यालय कॉलेज की संपत्ति छात्र एवं छात्राएं हैं। कॉलेज में छात्र एवं छात्राएं नहीं है तो कॉलेज वीरान है। कॉलेज में कुछ नहीं होगा, कॉलेज उदासीन रहेगा, ठीक ना। आप ही के चलते हम लोग का भी अस्तित्व है। अब सीधी सी बात है कि आपके कंधों पर दोहरा दायित्व है। एक तो शिक्षकों के सम्मान को बचाना, दूसरे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का भी दायित्व है कि नहीं। कैसे शिक्षकों का सम्मान आप बचाएंगे? जो शिक्षक आपके साथ 2 वर्षों तक
समर्पण के साथ पठन पाठन किए, उसके खरे कसौटी पर उतरने की बात है। तो उनका मापदंड का आकलन यही है कि आप परीक्षा में अच्छा नंबर लाएंगे तो शिक्षकों का सम्मान बचेगा, उससे आपके माता पिता का भी इज्जत और सम्मान बढ़ेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां हैं, और साथ ही साथ केवल नंबर लाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये तो भावी जीवन के लिए तैयारी है। भावी जीवन आपका जो आने वाला है उसके लिए तो तैयारी है कि ना, किस तरह से नंबर तो एक मात्र माध्यम है, उसी के माध्यम से आपको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से संस्कार और शिक्षा भी दी जाती है कि आप अनुशासित रहें, भविष्य में कैसा आप अपना व्यवहार करेंगे, समाज में कैसा आप दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे ताकि आपका तालमेल बना रहे। ऐसा है कि जब बच्चे माँ बाप से, अपने अभिभावक से दूर जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में समाज में ही आपकी खुद की गतिविधियाँ, वो व्यवहार वो प्रभावी होता है। वहाँ तो संरक्षण आपका कोई नहीं मिलेगा। घर में गलती करते हैं तो आपकी माफ़ी हो जाएगी, लेकिन समाज में माफ़ नहीं करेगा आपको। तो समाज में किस तरह से दूसरे के साथ व्यवहार करना है, शिक्षा का जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य है वो भी यहाँ पूरा होता है। नंबर के माध्यम से आपको कोशिश किया जाता है, वो बताया जाता है कि आप उसको पूरा करें, ठीक ना। तो इस तरह से सफलता कैसे अच्छे नंबर लाए जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक ना। जानने के लिए देखा जाता है कि ज्ञान किसी को बहुत ज़्यादा है लेकिन वो लिख नहीं पाता है, लिख नहीं पाएगा तो उसको नंबर मिल नहीं पाएगा। तो आदमी कहेगा कि ये पढ़ा लिखा नहीं, नंबर पढ़ने में नहीं आया तो इसको ज्ञान नहीं है। तो बात है कि कुछ लोग हैं कि कम पढ़ते हैं, नंबर ज़्यादा लाते हैं। हाँ, देख रहे थे। तो हम आपको आज कुछ महत्वपूर्ण सफलता का रहस्य का भी उजागर करेंगे, जिसको आपको ध्यान से सुनेंगे, जिसमें है नंबर अच्छा लाने के लिए राइटिंग, आंसर राइटिंग कि आंसर राइटिंग कैसे आप जो उत्तर को लिखेंगे उसी पे आपकी सफलता है, ठीक ना। आपकी कॉपी जहाँ जहाँ जाएगा, आप तो खुद जाएंगे नहीं, ठीक ना। पहले तो आपकी आत्मनिष्ठ ही परीक्षण होता है, जो आत्मनिष्ठ मतलब जो आप विचार अपने कॉपी को दिए, जो लिखे हैं, ठीक ना, उसी के माध्यम से आपका मापदंड होगा कि आप क्या लिखे हैं। तो सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिखना, उत्तर देने का तरीका, ठीक ना। सिर्फ यही नहीं, मैट्रिक हाई स्कूल में ही नहीं, ऊपर तक कहीं पर भी कोई भी परीक्षा में जाएंगे जहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें अपने से लिखना रहता है, अपना विचार देना रहता है, उसी पे आपकी सफलता है। अब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव तो खैर एक मापदंड होता है जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे और उसमें आपको एक एक आंसर देना रहता है, उसमें तो सबका जो सही है, उसमें तो मूल्यांकन एक्चुअल में वास्तविक रूप से नहीं हो पाता है। उसमें ज्ञान का होता है कि आप कितना जानते हैं, ठीक ना। जो आत्मनिष्ठ मूल्यांकन होता है, जो लिखने से जो आता है उसी से मूल्यांकन, वास्तविक मूल्यांकन इसीलिए होता है, इसीलिए परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न रहते हैं, ठीक ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करें, घर पर अपने मौलिक विचारों को रखने का प्रैक्टिस करें, रटने का नहीं। अभी हम लोगों का परीक्षा में 50 दिन लगभग बाकी है बोर्ड की परीक्षा में आज से। तो हालांकि प्री बोर्ड परीक्षा होगा तो उसमें आप लोग पूरी तरह से तैयारी करके आप कि ताकि उसका प्रैक्टिस हो, तैयारी करके आप परीक्षा देंगे, तभी आपके कोई भी जाता है युद्ध लड़ने भी, जो जाता है सैनिक, तो अपना पहले बंदूक को चला के देखता है गोली निकलता है कि नहीं, मिस मतलब फायर करके देखता है, प्रैक्टिस करता है ना। तो कोई भी दौड़ में भी प्रतियोगिता में भाग लेने जाता है, डेली 2 महीना से दौड़ेगा तब जाके परीक्षा देने जाएगा कि नहीं। तो प्रैक्टिस अभ्यास ही मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। तो आपको आंसर राइटिंग
घर पर प्रैक्टिस करना है। कोई दिक्कत हो तो हम लोग से आप पूछ सकते हैं। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, मान लीजिए आप हम जो लिखवाए हैं एक बार आप पढ़ लेंगे या तैयारी हो गया तो ऐसा नहीं संभव है, आपको नंबर अच्छे नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो लिखवाए हैं याद कीजिए, उसके बाद अपने से लिखिए, ठीक ना। अपने से लिखिए और देखिए कि उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अक्षर अच्छा बनाने का कोशिश करना चाहिए कि अक्षर अच्छा रहेगा तो नंबर परीक्षक जो है वो प्रभावित होंगे। आपको तो परीक्षक को प्रभावित करना है, ठीक ना। और उसके साथ ही साथ लिखावट जो है कॉपी वो बहुत स्पष्ट और साफ लिखे, कॉपी को गंदा न करें। देखते हैं कहीं कोई स्याही गिरा दिया, कहीं कुछ कर दिया, काट कूट कर दिया, उस तरह से न करें। कॉपी को साफ रखें, स्पष्ट रखें, ताकि परीक्षक आपसे प्रभावित हो जाए, प्रभावित होकर आपको मजबूर हो जाए नंबर देने के लिए। और एक चीज़ हम कई बार कक्षा में भी बता चुके हैं कि जितना कहा जाए उतना ही आप बताइए, जो पूछा जाए उसी का ही आंसर दीजिए, आए बाएं दाएं कुछ नहीं। जितना कम से कम शब्दों में कहा जाए उतना ही लिखिए। भले आप जानते हो बहुत कुछ जानते होंगे तो उस पर आप मत जाइए, जितना कहा जाए निर्देश का अवश्य पालन करें, ठीक ना। और प्रश्न को समझने का कोशिश किया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका आता रहेगा, आप प्रश्न पढ़ेंगे एक ही बार, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे। तो उसको ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए कि उसमें सोचिए क्या लिखना है, ठीक ना। जल्दीबाजी नहीं करना है। इसीलिए 15 मिनट आपको ज़्यादा समय दिया गया प्रश्न को पढ़ के समझने के लिए कि उसमें क्या क्या लिखना है, ठीक ना। जैसे एक प्रश्न में कई प्रश्न होते हैं, उद्देश्य रहता है, फिर उसका उपाय रहता है, तो उस सब को ध्यान दीजिए, अलग अलग करके लिखिए, पॉइंट वाइज करके लिखिए, तो नंबर इससे ज़्यादा आते हैं यहाँ। तो ये तो खैर सफलता के लिए राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण है, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। ऊपर तक अच्छा करना है तो राइटिंग को सुधारना पड़ेगा। किसी भी परीक्षा के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, तो उसको सुधारेंगे तभी जाके सफलता मिलेगी, ठीक ना। तो अब प्रश्न होती, अब आगे यहाँ तक तो हाई स्कूल तक तो सिंपल तरीका से सब चीज़ पढ़ाया जाता है जो आवश्यक होता है, ठीक ना। उसके बाद इंटर में जाते हैं तो विशेषज्ञता होती है, आर्ट फैकल्टी अलग अलग हो जाता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में सब मिला जुला कर दिया गया। लेकिन आप ही लोगों का अंतिम बैच हो भी सकता है कि जिसमें आर्ट में, इंटर में अलग अलग आर्ट्स और साइंस पढ़ने को मौका मिलेगा, नहीं तो आप साइंस के साथ आर्ट भी ले सकते हैं नई शिक्षा नीति में जो है, ठीक ना। यह अंतिम बैच हो सकता है आप लोगों का जो 22 का, जिसमें आप साइंस पढ़े या आर्ट पढ़े या कॉमर्स पढ़े, ठीक ना। अब बात आती है आपके चुनाव की, बात आती है तो उसमें आपकी मार्गदर्शन जो होता है, आपका जो गाइडेंस आपको करता है कि क्या आपको लेना है, क्या विषय पढ़ना है, तो उसमें अक्सर लोग गलती कर देता है, ठीक ना। जिसके इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो विषय वो ना लेके उसका मित्र कोई दूसरा विषय लिए रहता है वो ले लेता है, या उसके माता पिता कहते हैं कि ये विषय ले लो तो ये ले लेता है, ठीक ना। तो उस पर मत जाइए। अब आपका जीवन उसी पर निर्भर है, आपकी कैरियर आप वो है। तो चूंकि आपका जिस विषय में इंटरेस्ट है, हाई स्कूल तक आप पढ़ लिए, करीब करीब सब विषय पढ़ लिए, तो उस विषय में जिसमें आपके इंटरेस्ट है, आप ज़्यादा उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, उसी को चूज कीजिए। ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती माता पिता के सपनों को आप पूरा करने के चक्कर में इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगते हैं, आपकी इच्छा नहीं होती है, तो उसमें दिक्कत होता है, आपको सफलता मिलने में दिक्कत हो जाएगा। पूरे मन से तो तैयारी हो नहीं पाएगी, आपका मन वहाँ लगेगा नहीं। तो उस स्थिति में आप को जो इंटरेस्ट है, आपकी जो अभिरुचि है जिस विषय में, उसी में आपको करना है, ठीक ना। ऑप्ट करना, कैरियर चुनाव करना आपकी इच्छा पर है ना। माता पिता भी गलती कर देते हैं, दबाव डालने का कोशिश करते हैं, कभी कभी बहकावे में भी मित्रों के आ जाते हैं छात्र, जो इच्छा कुछ रहता है कर लेता है कुछ, ठीक ना। तो सफलता के लिए मार्गदर्शन भी बहुत आवश्यक है, गाइडेंस, कि क्या भविष्य में आपको करना है, कौन सा कैरियर, कौन सा रास्ता अपनाना है। फेयरवेल भी होता है, हालांकि कोविड के चलते ये प्रतिबंधित है कि ज़्यादा गैदरिंग ना हो एक जगह, ठीक ना। फेयरवेल हालांकि होता है अंतिम क्लास में, तो उसमें क्या है, फेयर मतलब रास्ता होता है, वेल मतलब भविष्य का रास्ता आपका अच्छा हो,
तो उसके लिए आपको जानकारी दी जाती है, शुभकामनाएं दी जाती है कि आप भविष्य का जो जीवन का रास्ता है उसको अच्छा से आपका बीतेगा। उसमें जितनी भी शिक्षण आपको दिया गया है, शिक्षा दिया गया है, उसका आप फायदा उठाएंगे। करियर जो भविष्य के भावी जीवन है। अब जीवन में विभिन्न तरह की समस्याएं आती है, तो उस समस्याओं का आप कैसे समाधान करेंगे। जो आपके पास जो शिक्षा है, आपके पास जो सच्चाई है, आपके पास जो ईमानदारी है, उसी के आधार पर सभी जगह आप कदम उठाएंगे। ठीक ना। होता ये है कि लोग रास्ता से भटक जाता है, शिक्षा से भटक जाता है। ठीक ना। तो वहीं पर करप्शन और भ्रष्टाचार आ जाता है। हम अपने देश और समाज के लिए गलत काम करने लगते हैं, जो भले भले स्वार्थ के लिए ठीक होता है, लेकिन समाज और देश के लिए वो बहुत हानिकारक होता है। तो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए उसको हमेशा। तब वही खराब परिस्थितियों में भी आपको वही मदद करेगा। ठीक ना। तो इस तरह से भविष्य में आपके जीवन में अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां आएगा। ठीक ना। अब उस समय आप कौन सा निर्णय लेते हैं, आपके धैर्य और कुशलता, आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता, वो सब शिक्षा से ही आता है। आशा की जाती है कि आप सही निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेकर आप अपना जीवन को सफल बनाएंगे। ठीक ना। तो ये मार्गदर्शन भी जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि मार्गदर्शन के बाद कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी भी घटनाएं आ जाती है जिसका सामना आप नहीं कर पाते हैं। ठीक ना। सामना मतलब सुसाइड की नौबत आ जाती है कि हम अपने माता पिता की आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है। हाँ, वो डिप्रेशन में आ जाएगा तो आत्महत्या कर लेता है। कोटा वगैरह में जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने बच्चे जाते हैं वो नहीं कर पाते हैं, या रास्ता भटक जाते हैं, या कोई दूसरा काम करने लगते हैं, या गलत संगत पड़ जाता है। कुछ गलत जो जिस काम के लिए गया रहता है उस काम वो ना करके दूसरा काम करने लगता है। तो चूंकि उसको एहसास होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो आप इस तरह का कदम नहीं करेंगे कि अपने जीवन को समाप्त करने के लिए आप सोचे ही नहीं। आपका जीवन महत्वपूर्ण है, इसको समाप्त करने के लिए आप विचार भी नहीं लाइए। ठीक ना। किसी भी समस्या हो, कोई भी समस्या, सबका समाधान है। एक समस्या है, आप एक दृष्टि से सोच रहे हैं, उसका समाधान नहीं निकल रहा है, तो दूसरे दृष्टि से सोचिए, उसका समाधान जरूर निकलेगा। ठीक ना। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान संभव नहीं है। अपने आप को आप सोचते हैं कि अपने आप को खत्म कर ले, तो वो समाधान कतई नहीं हो सकता है। ठीक ना। तो इस दृष्टि से आप वही निर्णय लेंगे जो समाज के लिए, आपके परिवार के लिए घातक ना हो, उसके लिए फायदा हो। ठीक ना। आपका सबका आपका स्वप्न, आप भविष्य आप निर्माता है। आपका पीढ़ी जो है बड़े होकर हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। आप जो काम करेंगे हम लोग उसको गौरवान्वित महसूस करेंगे, जो अच्छा करेंगे। ठीक ना। ये होता है कि मेरे यहाँ का पढ़ा हुआ लड़का ये कर गया। ठीक ना। तो इस तरह का जो है उस पर आप लोग जरूर ध्यान देंगे। तो ये मार्गदर्शन और सफलता कैसे मिलेगी परीक्षा में, उसके विषय में आपको कुछ बताएं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ इस भावुक क्षण को, भावनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए, मान लीजिए आप इस कॉलेज में आते हैं तो खुशी का माहौल है, जाते हैं तो उदासी का माहौल है। आप चले जाएंगे तो यहाँ के शिक्षकों की निगाहें आपको खोजेगी, आप नहीं दिखेंगे तो उदासी होगा। ठीक है। तो उसके बाद कहीं भी आप रहेंगे वहाँ अच्छा रहेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ है। ठीक ना। तो इस तरह से दूसरे को हंसते रहिए, अपने हंसते रहिए, दूसरे को हंसाते रहिए। हंसना भी एक आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक ना। तो मुस्कुराना कोई बुरी बात नहीं है। इसमें होता है कि चलो मुस्कुराते हैं, मतलब मुश्किलों से सामना करते हैं, मुश्किलों को हराते हैं, आज दिन भर मुस्कुराते हैं। ठीक है। महज मुस्कुराने से ही ढेर सारी खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक ना। तो इस तरह से आप दूसरे को खुश रहिए, दूसरे को खुश दीजिए, खुशी दीजिए, खुश रहिए, और ऐसा आप व्यवहार न करें कि दूसरे दुखी हो।
ठीक ना। आपके व्यवहार से दूसरे अपने आप को असुरक्षा महसूस करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ एक अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक शायरी से अपनी बात को समाप्त कर देते हैं कि हम में वैसी तो कोई खूबियाँ नहीं है कि तुम हमें याद करोगे, लेकिन हम इतने एतबार है मुझे अपने खुद पर कि आप लोग कभी हमको भूल भी नहीं पाएंगे। धन्यवाद।